लास्ट क्लास में हम सिंथेटिक बायोलॉजी पर डिस्कशन कर चुके हैं। देखो, सिंथेटिक बायोलॉजी के अंतर्गत किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में उसके डीएनए या आरएनए में परिवर्तन कर उसे नए गुण प्रदान किए जाते हैं। ऐसे गुण प्रदान करते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, और इसे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी अलग करके देखा था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी जीव के किसी डीएनए के पार्ट को या उसके जीन को दूसरे जीव में डाल दिया जाता है। जैसे बीटी कॉटन, उसमें बैक्टीरिया से एक जीन को निकाला था और कॉटन में डाल दिया था। लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी के अंतर्गत हम पूरे के पूरे जीन को या जीनोम को, उसके डीएनए को लैब में या आर्टिफिशियली निर्माण करते हैं उसका। दूसरा, उसमें पूरे के पूरे नए जीनोम का निर्माण किया जा सकता है जो प्रकृति में कहीं नहीं मिलता। मतलब पूरा नेचर में जो मिलने वाला जीनोम है उससे अलग तरह का जीनोम हम बना सकते हैं, और जो मौजूदा जीनोम है, जीन है, उनको रीडिजाइन भी किया जाता है। तो इस तरह से सिंथेटिक बायोलॉजी को हमने बोला था जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन स्टेरॉइड। तो यहां तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है बायो इकोनॉमी। देखो, बायो इकोनॉमी से जुड़े हुए दो शब्द है। देखो, इसे बायो बेस्ड इकोनॉमी या इसे बायोटेकोनॉमी भी कहते हैं। इन्हीं शब्दों से हम इनको क्लियर कर लेंगे। देखो, बायो बेस्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? देखो, बायो बेस्ड इकोनॉमी का अर्थ है कि हम विभिन्न उत्पादों का, वस्तुओं का, सेवाओं का, ऊर्जा संसाधनों का उपयोग अगर हम जैविक संसाधनों से करें, अर्थात अगर हम जैविक संसाधनों का या जीवों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को, सेवाओं को, इनका उत्पादन करेंगे, तो उसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमी। लेकिन इसी के साथ एक और शब्द जुड़ा है, बायोटेकोनॉमी। देखो, इसे बायोटेकोनॉमी क्यों कहते हैं? देखो, अगर मैं बात करूं कि अभी मैंने कहा कि हम जैविक संसाधनों का, जीवों का उपयोग करते हैं, तो जीव कैसे हो सकते हैं? जीव या तो जीवित हो सकते हैं, नेचुरल, या उनके बचे हुए भाग हो सकते हैं, जैसे हमारी क्रॉप्स होती हैं उनके बचे हुए भाग, या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। या ऐसे भी तो पदार्थ हो सकते हैं, ऐसे भी तो जीव हो सकते हैं जिन्हें हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हो, जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी में किया था। तो आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग करके भी तो हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे बोला है बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे उनका यूज भी हम उत्पादों के निर्माण में कर सकते हैं। इसीलिए इसे बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। और मेनली ये बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र ही हमने देखना है कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी के विधियों का यूज करके या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बनाए गए हैं उनका उपयोग करके उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये है बायो इकोनॉमी या बायो टेक्नोलॉजी। दूसरी बात हमें देखना होगा कि इसमें कैसे कैसे संसाधनों का हम यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग क्या है, इसका फायदा क्या है। देखो, इसको अगर मैं पहले दिखाऊं कि ये बनता कैसे है, देखो होता कैसे है ये प्रोसेस। देखो, मान लो कि ये कोई एक पेड़ है या ट्री है आपका, इसकी जगह पर कोई शैवाल भी हो सकता था, इसकी जगह पर कोई बैक्टीरिया भी हो सकता था, इसकी जगह पर कोई अपशिष्ट पदार्थ हो सकता था एग्रीकल्चर का। जैसे जो कृषि अपशिष्ट बच जाते हैं, धान की खेती के बाद जो बचता है, कटाई के बाद, गेहूं की कटाई के बाद जो बच जाता है, वो सब यहां पर हो सकता था। ये होंगे आपके रिसोर्स, जिसे मैंने कहा था बायोलॉजिकल रिसोर्स। अब इनका यूज करके आप क्या करोगे? इनको फीड स्टॉक या कच्चे माल के रूप में बायो रिफाइनरीज में ले आ जाता है। देखो, यहां पर एक शब्द है बायो रिफाइनरीज। तो बायो रिफाइनरीज क्या होती हैं? ऐसी रिफाइनरीज जहां पर जैविक पदार्थों का यूज करके विभिन्न तरह के उत्पादों का निर्माण किया जाता है, इन्हें कहा जाता है बायो रिफाइनरीज। तो यहां से ये कच्चे माल के रूप में इस बायो रिफाइनरी में गया, तो यहां पर दो तरह के उत्पाद निकलेंगे। देखो, एक तो हम इनसे बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, ईंधन बना सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा एथेनॉल, मैथेनॉल, इस तरह का। तो हम या तो इससे बायोफ्यूल बनाएं या इस बायो रिफाइनरी में से इनका यूज करके बायो प्रोडक्ट्स का निर्माण करें। तो दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है बायो प्रोडक्ट, दूसरा होता है बायोफ्यूल। तो अगर हम इस, देखो यहां पर संसाधन के रूप में, कच्चे माल के रूप में हमने इन जैविक पदार्थों का यूज किया। तो इस जैविक पदार्थ के यूज से हमने दो तरह के उत्पाद बनाए, एक बायोफ्यूल्स और एक बायो प्रोडक्ट। देखो, बायो प्रोडक्ट और बायोफ्यूल को अलग रखा जाता है। बायो प्रोडक्ट के अंदर वो सभी पदार्थ आते हैं जो बायोफ्यूल नहीं होते हैं। जैसे बायो प्रोडक्ट्स के अंदर आएगा आपका बायोपेस्टिसाइड, बायोप्लास्टिक, बायोपॉलीमर, बायो फर्टिलाइजर। जितने भी तरह के पदार्थ जो फ्यूल नहीं है और जैविक पदार्थों का यूज करके बनाए गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायो प्रोडक्ट्स।
तो हमने यहां देखो कच्चे माल के रूप में किसको लिया, जैविक पदार्थों को लिया, और इनसे हमने विभिन्न तरह के उत्पादों का निर्माण किया, ईंधन का निर्माण किया, और यही है बायो इकोनॉमी या बायो बेस्ड इकोनॉमी। और अगर मैं यहां पर ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड होता, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करता, यहां पर शैवाल होता, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डाला था, जहां पर मैंने बायोफ्यूल्स की पीढ़ियों को पढ़ाया, जैव ईंधन की पीढ़ियों को। तो पहली पीढ़ी में हम विभिन्न तरह के बैक्टीरिया का यूज करते हैं, सूक्ष्म जीवों का यूज करके बायोएथेनॉल का निर्माण करते हैं। सेकंड जनरेशन जो आती है, वहां पर हम विभिन्न सूक्ष्म जीवों का यूज करके भी बायोएथेनॉल का निर्माण करते हैं, कृषि अपशिष्टों का यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन में हमने शैवाल का यूज किया था, और फोर्थ जनरेशन में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड शैवाल का यूज किया था, जिसके डीएनए को चेंज कर दिया था। तो यहां पर अगर वो शैवाल होता जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बायोफ्यूल्स का निर्माण कर रहे होते। हम यहां पर शैवाल का यूज करके विभिन्न तरह के कॉस्मेटिक के पदार्थ बना सकते हैं। यहां पर इसका यूज करके हम आगे यहां पर बायोप्लास्टिक का निर्माण कर सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का यूज जब करेंगे तो तब बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। और ये बहुत ही एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी निरंतर आगे गति कर रही है, इसीलिए मैंने पहले सिंथेटिक बायोलॉजी पढ़ाया था कि सिंथेटिक बायोलॉजी से हम ऐसे नए तरह के जीवों का निर्माण भी कर सकते हैं जो अभी तक प्रकृति में नहीं है। हम जीवों को ऐसे गुण दे सकते हैं जो इनके अंदर नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मान लो कि हमने स्पाइडर, जो हमने मकड़ी देखी थी, तो मकड़ी का जो जाला था, वेब था, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। तो हमने उसके जीन को रेशम के कीट में, सिल्क वॉर्म में डाल दिया। तो जो वो अब रेशम का उत्पादन करेगा, सिल्क का उत्पादन करेगा, वो बहुत ही मजबूत होगा और लाइट वेट होगा। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इसके निकाला। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से यूज से ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण कर सकते हैं जो बायोप्लास्टिक का निर्माण कर दें। तो ये बहुत ही एक बड़ा फील्ड है जिसमें नए नई डिस्कवरीज हो रही हैं और नई नई चीजें सामने निकल के आ रही हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है बायोटेक्नोमी। और इसमें देखो यहां पर भी लिखा है, देखो यहां पर किस तरह के प्रोडक्शन होंगे, किस तरह के उत्पादों का हम उत्पादन कर सकते हैं। देखो फूड एंड फीड में कर सकते हैं, बायो बेस्ड मटेरियल में, विभिन्न तरह के केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में, बायो बेस्ड एनर्जी में, इन सब में इसका यूज होगा। इसको अभी हम देखते हैं वन बाय वन। तो इससे आगे अगर हम चलें तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे इसका यूज होता है और क्या इसके एप्लीकेशन है। तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो ये हम सिंथेटिक बायोलॉजी में भी देख सकें। देखो सबसे पहला मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। तो हमने अभी देखा था एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण, वो भी मैं पूरी क्लास डिटेल में समझा चुका हूं कि जो एमआरएनए वैक्सीन है उसमें हम एमआरएनए का निर्माण लैब में करते हैं। तो उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। देखो यहां पर इसमें देखें कि मान लो कि ये देखो ये सिंथेसाइज लॉन्ग स्ट्रैंड डीएनए है। इस डीएनए को हमने लैब में क्रिएट किया और इस डीएनए का यूज करके हमने इन्हें छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में डाल दिया। मान लो कि ये इंसुलिन का जीन था, इंसुलिन का जीन था, तो इस जीन को हमने डाल दिया इन सूक्ष्म जीवों में। जब इन सूक्ष्म जीवों में डालेंगे तो ये सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी इंसुलिन का उत्पादन करना शुरू करेंगे और हमें वो हमारे उपयोग का इंसुलिन मिलने लगेगा, जिससे इंजेक्शन बना लिए जाएंगे। किसका यूज किया? बायोटेक्नोलॉजी का। जीवों का उपयोग, इन जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हमने प्रोडक्ट्स का निर्माण किया। तो ये भी बायो इकोनॉमी का एक पार्ट है, लेकिन यूज किसका हुआ? सिंथेटिक बायोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरा पार्ट ट्रांसक्रिप्शन। इस डीएनए से हमने एमआरएनए बनाया और इस एमआरएनए से वैक्सीन बना ली, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, एमआरएनए वैक्सीन, नोबेल मिला जिस पर। इसके बाद ट्रांसफेक्शन में, विभिन्न तरह की जीन की डिलीवरी में किसका यूज किया जाता है? इस वायरस का यूज किया जाता है। इस वायरस में जो इस जीन को, डीएनए को हम पहुंचाना चाहते हैं किसी जीव में, तो इस वायरस में डाल दिया जाता है और ये वायरस उसको डिलीवरी कर देता है किसी जीव में। तो इस तरह से हम यूज करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, सिंथेटिक बायोलॉजी का या बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में इसका एप्लीकेशन है। दूसरा देखो एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में भी हम देखो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम यूज कर सकते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड। इसके साथ साथ देखो आप इसका भी यूज कर सकते हो, जैसे अभी हमने बीटी कॉटन का देखा था। अगर बीटी कॉटन का जब हम यूज करते हैं तो हमने बैक्टीरिया के जीन को डाल दिया कॉटन में, और जब हमने कॉटन में उस जीन को डाल दिया तो हमें पेस्टिसाइड की जरूरत कम पड़ेगी। अगर पेस्टिसाइड की जरूरत कम पड़ेगी तो एनवायरमेंट पोल्यूशन कम होगा,
तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। कृषि के क्षेत्र में जो अपशिष्ट हैं, जो हमने देखा था रेजिडुअल, जो हर साल यहां पर प्रॉब्लम होती है पराली जलाने की, तो उन अपशिष्टों को अगर हम लें और उनका यूज कर दें बायोफ्यूल्स को बनाने में, तो कृषि अपशिष्ट की, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की समस्या, और जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्मीय ईंधन के जलने से जो ज्यादा पोल्यूशन होता है, वो समस्या कम हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज की समस्या का हम सामना कर सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में इसका यूज हो सकता है। तो ये केमिकल्स के यूज को कम करेगा, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कम करेगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने में काम आएगा। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अभी मैंने सिल्क का बताया था, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना सकते हो, बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं, बायो प्लास्टिक बना सकते हैं, इस तरह के कॉस्मेटिक के पदार्थ हैं जो बना सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन, बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा सकता है, तो वहां सब में भी इसका यूज होगा। कंजर्वेशन में भी इसका यूज हो सकेगा। जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कोरल में हम ऐसे जीन को डाल दें जो ग्लोबल वार्मिंग को सहन कर पाए, तो ग्लोबल वार्मिंग को ये सहन कर पाएंगी। आपने सुना होगा बायो रेमिडिएशन, जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम अपशिष्टों को तोड़ देते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, या यूं कहूं कि उन्हें उन्हें उनके जो, जिनसे वो कंपोनेंट से वो बने हैं, उन सभी पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, सरल तत्वों में तोड़ दिया जाता है। तो हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम कर सकते हैं बायो रेमिडिएशन से। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं हमारे। तो देखो कौन कौन से सेक्टर ये डील करेगा बायो इकोनॉमी का। तो देखो सबसे पहले तो हम बायो बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, कि ऐसी इंडस्ट्री जो जैविक पदार्थों पर आधारित है। इसमें सबके सब उत्पाद आ जाएंगे, फूड में आ जाएगा, फीड में आ जाएगा, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, एडहेसिव हो गया, फ्यूल एनर्जी हो गया, ये सभी के सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे बायो बेस्ड इंडस्ट्री में। इसके बाद देखो दूसरा जो सेक्टर आने वाला है वो है मैराइन बायो इकोनॉमी। देखो मैराइन बायो इकोनॉमी में क्या होगा, जो समुद्र में जो जैव विविधता मिलती है, जो ओशन में जैव विविधता, उसका हम यूज करें। देखो फूड में उसका यूज हो रहा है, शैवालों का यूज कॉस्मेटिक में कर सकते हैं, बहुत सारे वहां पे कैल्प है, सी वीड है, जिनका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो मैराइन बायोडायवर्सिटी है या मैराइन ऑर्गेनिज्म है, उनका यूज करना इकोनॉमी के क्षेत्र में, उत्पादों के निर्माण में। फिर आएगा फॉरेस्ट्री का यूज कर सकते हैं। देखो फॉरेस्ट्री सेक्टर किस तरह से इन्वॉल्व है इसमें। अभी हमने पढ़ा कि हम बायोफ्यूल के जनरेशन में इसका यूज कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल इनसे प्राप्त हो सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के फाइबर यहां से मिल सकते हैं, इनका यूज करके बायोप्लास्टिक का निर्माण किया जा सकता है। तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो फॉरेस्ट्री में हो गया। और एग्री बेस्ड सेक्टर में देखो, एग्री सेक्टर में क्या होगा, अभी मैंने बताया था, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, वहां पर जो अवशिष्ट बचते हैं, अवशेष बचते हैं, उनका यूज आप कर सकते हो बायोफ्यूल के निर्माण में। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो वो सब का सब इस क्षेत्र में आएगा। तो ये बहुत सारे सेक्टर में जुड़ा हुआ है, मेनली ये 4 सेक्टर इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहां हो गया। इसके बाद देखो अगर हम इसके फायदे देखें, देखो अब इसके लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। देखो बायो इकोनॉमी में अभी मैंने बताया कि ये बायो बेस्ड मटेरियल पर या बायो बेस्ड रॉ मटेरियल पर आधारित है, कच्चा माल इसमें यूज किया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जीवों का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, आपका बैक्टीरिया का, फंगस का, इन सबका यीस्ट का, इन सबका यूज किया जाता है इसमें। और एक चीज और ध्यान में रखने की कि ये सभी के सभी रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है। आप इनका यूज करोगे, इनको फिर से प्राप्त कर सकते हो। मान लो कि पेड़ है, उनको फिर से उगा लिया, फिर से उनका यूज कर लिया, फिर उनको उगा लिया, तो ये रिन्यूएबल है, कभी समाप्त ना होने वाले स्रोत हैं अगर इनका हम वाइजली यूज करें। अगर इनका हम वाइजली यूज करें तो ये कभी ना समाप्त होने वाले स्रोत है, जिनको दोबारा उत्पादन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा, जितने भी जो बायो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं या बायो बेस्ड रिसोर्सेज का यूज करके हम उत्पाद बनाते हैं, वो जो केमिकल्स की तुलना में, जो हम वर्तमान में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी तुलना में इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। कंपेयर करना पड़ेगा। पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, कि जीरो एमिशन करते हो, लेकिन कंपैरेटिवली जो वर्तमान में हम उत्पादों का यूज कर रहे हैं, उनकी तुलना में ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। जैसे बायोफ्यूल फॉसिल फ्यूल की तुलना में एमिशन कम करते हैं, लेकिन एमिशन तो करते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जीएम एल्गी का यूज कर सकते हैं, शैवाल का यूज कर सकते हैं,
तो उससे बायोफ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इन्वायरमेंट अगर फ्रेंडली है, एमिशन कम करते हैं। दूसरा, इनका यूज करके जो अपशिष्ट है उनको डिग्रेड किया जा सकता है, उनको अपघटित किया जा सकता है, सरल तत्वों में तोड़ सकता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा। तो ये सब जो होगा, इससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होता है और इससे क्लाइमेट चेंज कम होगा, क्लाइमेट चेंज रुकेगा। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है? क्लाइमेट मिटिगेशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, कि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सामना कर पाएंगे और न्यूट्रलिटी प्राप्त कर सकें। कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या, कि जितना हम एमिशन कर रहे हैं उतना ही अगर हम अवशोषण कर दें तो उसे हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। तीसरा, इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी रिस्टोरेशन होगा। अब ऐसे कैसे होगा? देखो, अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं तो उससे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा थ्रेट के रूप में से उभर कर सामने आया है। हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, सॉइल की बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। और ये जब पोषक तत्व पानी में जाके किसी झील में, नदी में या समुद्र में पहुंचते हैं, ओशन में पहुंचते हैं, तो वहां पर यूट्रोफिकेशन हो जाता है, सुपोषण की स्थिति, और वहां पर पोल्यूशन की वजह से वहां के जीव मरने लगते हैं। तो ये सॉइल पोल्यूशन करेगा, उसके बाद वाटर पोल्यूशन करेगा। अपशिष्ट पदार्थों को अगर हम जलाते हैं तो उनसे एयर पोल्यूशन होता है। तो अगर हम इस आपका बायो इकोनॉमी की अप्रोच को अपनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन बायोडायवर्सिटी के लॉस को, इकोसिस्टम के जो उसकी गुणवत्ता में निम्नीकरण हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी रिस्टोरेशन में ये काम करेगा। जॉब क्रिएशन, जॉब्स तो होंगी कि ग्रीन जॉब्स का निर्माण होगा, कि अब हम नए नए उत्पाद ला रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन होता चला जा रहा है, तो नए तरह की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो वहां पर नई तरह की जॉब का क्रिएशन होगा। साथ ही साथ हम देखो रिन्यूअल एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल फैब्रिक। अब मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा? तो नए नए उत्पाद आएंगे, उनके लिए नई नई तकनीक चाहिए, जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी कह रहा हूं, तो इससे इंडस्ट्री का क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन होगा। इसमें रोबोटिक्स का यूज होता है, सिंथेटिक बायोलॉजी में रोबोटिक्स का यूज होगा, एआई का यूज होगा, कैड सॉफ्टवेयर का यूज होगा, जिसे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग बोलते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का, बायो इंफॉर्मेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इन सब का यूज होता है सिंथेटिक बायोलॉजी में। तो जो आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं उनमें भी मॉडर्नाइजेशन आता है, उनका भी नवीकरणीय हो रहा है। इसके साथ साथ इसको सर्कुलर बायो इकोनॉमी भी कहा जाता है। देखो सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर का अर्थ होता है कि जो हम उत्पाद बना रहे हैं उनको हम रीयूज कर सके, दोबारा यूज कर सके, उनको रिपेयर कर सके, उनको रिसाइकिल कर सके। अब ये कैसे होगा? देखो, कि एक इंडस्ट्री का उत्पाद दूसरी इंडस्ट्री में काम आ जाए, या एक उत्पाद को किसी और में यूज किया जा सके। जैसे देखते हैं, देखो कृषि के क्षेत्र में हमने धान की कटाई की तो अपशिष्ट बच गए, तो इनके अपशिष्ट को यूज कर सकते हैं हम बायोफ्यूल के निर्माण में। अर्थात एक क्षेत्र का जो वेस्ट था वो दूसरे सेक्टर में काम आ गया। इसी तरह से हमने मान लो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र से बायोगैस को उत्पादन किया, तो इस बायोगैस का यूज हम बायोफ्यूल के निर्माण में कर सकते हैं, हाइड्रोजन के निर्माण में कर सकते हैं, और अन्य सेक्टर में भी निर्माण कर सकते हैं। तो इसका जो हमने रीयूज किया वो इस सेक्टर में आएगा, तो सर्कुलर इकोनॉमी बनाता है। हम पदार्थों को रिसाइकिल करते हैं, तो रिसाइकिल की अप्रोच को भी बनाता है। रिसाइकिल का अर्थ क्या हुआ? कि जो अपशिष्ट बने उनको तोड़ दिया गया, जैसे बायो रेमिडिएशन जिसे कहते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम जो अपशिष्ट हैं उनको सरल तत्वों में तोड़ देते हैं, जिससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम होता है। तो ये भी इसके अंदर आएगा। तो हम रिसाइकिल भी इसमें करते हैं, रीयूज के अप्रोच को भी इसके अंदर अपनाया जाता है, इसीलिए इसको बुलाया था सर्कुलर बायो इकोनॉमी। तो जब हम पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं और साथ में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे विकास को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो लगातार बनी रहेगी, कोलैप्स नहीं करेगी। इसका रीजन मैं बता चुका हूं, क्यों ये लगातार बढ़ती जाएगी। पहला रीजन तो हम ऐसे संसाधनों का यूज कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो रिन्यूएबल है, जिनको दोबारा दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, कभी नहीं खत्म होंगे अगर हम उनका वाइजली यूज करें तो। दूसरा, कि इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत कम होगा, तो और एनवायरमेंट का भी हम ध्यान रख सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं। तीसरा, ये सर्कुलर इकोनॉमी है, इसमें हम रीयूज भी करते हैं और रिसाइकिल भी करते हैं, जिससे हम संसाधनों का दक्षतम उपयोग कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब हम उनको रीयूज करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दक्षता बढ़ेगी,
तो हम बहुत ही वाइजली यूज करते हैं संसाधनों का, या बहुत एफिशिएंसी से यूज करते हैं संसाधनों का। इसीलिए बायो इकोनॉमी की अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करती है, बायोटेक्नोलॉजी को अपने अंदर समाहित करती है, जिससे नए प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे आने वाले टाइम में। नए नए मनुष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में नए नए तरह के प्रोडक्ट सामने आएंगे, नए बायो सेंसर आएंगे, नई मेडिसिन आएंगी, जैसे हमने अभी बताया था CAR-T सेल थेरेपी, जिसे लिविंग ड्रग भी कहते हैं। तो इस तरह के नए नए उत्पाद आएंगे, तो इसके बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत सरकार भी इस पर फोकस कर रही है बजट में, इसीलिए बायो फाउंड्री और बायो मैन्युफैक्चरिंग पर बात की गई है। तो अब हम इसके बाद हम आएंगे बायो मैन्युफैक्चरिंग पर और बायो फाउंड्री पर।